नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम कोरोना को हराना है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है और ऐसे में न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा है ताकि लोगों की मदद हो सके। ऐसे में आज हमारे साथ रायपुर से जुड़ेंगी फिजियोथेरेपिस्ट और काउंसलर डॉक्टर नीतू वर्मा, जो आपके तमाम सवालों का जवाब देंगी। आप भी फोन कर सकते हैं, आप भी डॉक्टर से सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर नीतू इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है डॉक्टर नीतू वर्मा आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। धन्यवाद। डॉक्टर नीतू, सबसे पहले आपसे सवाल होगा क्योंकि आप एक काउंसलर भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं। ऐसे में मेरा सवाल पहला आपसे यही होगा कि जो लोग कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं वो कोरोना के संक्रमण को शरीर पर तो झेल रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से भी वो बहुत डर जाते हैं। ऐसे में उन मरीजों को क्या करना चाहिए, क्या आप सलाह करेंगी? एज अ काउंसलर ऐसे केसेस में मैं यही बोलती हूँ कि पेशेंट को ओवर इंफॉर्मेशन से बचाइए। ओवर इंफॉर्मेशन मतलब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया में जितनी चीज़ें आ रही हैं इसमें बहुत सारे नेगेटिव ऐसे मैसेजेस होते हैं, या आपके क्लोज फ्रेंड, क्लोज रिलेटिव किसी के साथ अगर कोरोना के वजह से कोई घटना हुई है तो ऐसे न्यूज़ से हमको पेशेंट को कुछ दिनों तक बचा के रखना है ताकि उनका मोरल हाई रहे। तो बस ओवर इंफॉर्मेशन से बचना है जी। और पूरा फोकस ड्यूरिंग कोविड उनको जो है अपनी हेल्थ पे रखना चाहिए जी। कोरोना की रफ्तार देश में कम हो रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन हम अनलॉक की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में आज ही कई जगहों की तस्वीर हमने देखी जहां पर लोग बहुत ही बेपरवाह दिखाई दिए। तो इस तरीके का जो माइंडसेट है वो क्यों हो जाता है कि जैसे ही कोरोना की रफ्तार कम होती है लोग बेपरवाह हो जाते हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, कोई गवर्नमेंट, कोई रूल इससे आपको बचा नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। हमको खुद ही समझना होगा कि कोरोना अभी गया नहीं है तो वैक्सीन लगवाना है, समय से सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, डबल मास्क पहनना है और बेवजह घर से नहीं निकलना है। इस चीज़ का ध्यान हम ही को रखना है, चाहे वो अनलॉक में ही क्यों ना हो। आपको छूट मिली है, इसका मतलब आपको बीमार होने की छूट नहीं मिली है। खतरा अभी टला नहीं है। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि इसको आप लॉक और लॉकडाउन और अनलॉकिंग से मत देखिए। अपना ध्यान हम ही को रखना है, चाहे इसमें कोई गवर्नमेंट आपका फास्ट रूल कोई बनाए नहीं बनाए जी। डॉक्टर नीतू, अब मैं आपका अनुभव जानना चाहूंगी। कोरोना काल में किस तरीके के केसेस आप लोगों के पास आते थे? जी देखिए, फर्स्ट जो कोरोना की जो पहली लहर थी उसके बाद बहुत मामूली ऐसे केसेस थे जिनमें उनको सांस लेने में तकलीफ थी, कोरोना के महीने भर बाद भी जी। और डॉक्टर्स ने उनको ये बोला हुआ था कि महीना, 2 महीना, 3 महीने में अपने आप रिकवर हो जाएंगे, बट महीने भर बाद भी उनको ब्रेथलेसनेस थी, डर तो था ही, और उनको दिनचर्या की एक्टिविटी मतलब अपना काम करने, बाथरूम तक जाने, उठ के बाथरूम तक जाने, इतने में भी उनको वीकनेस थी। जो पोस्ट कोविड फर्स्ट वेव था वो बिल्कुल अलग था। उस टाइम सिर्फ मसल वीकनेस और थोड़ा बहुत जॉइंट पेन और ब्रेथलेसनेस थी जी। जो हमारे हार्डली 15 डेज उस पर काम करने से वो पेशेंट कंप्लीटली रिकवर करते थे और अपने दिनचर्या में वापस लौट जाते थे। पर अगर आप दूसरी लहर की बात बोलें तो इसमें अभी इतने ज़्यादा सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस हैं पोस्ट कोविड। हम अपने ओपीडी में पोस्ट कोविड फेस के पैरालिसिस, एक साइड के पैरालिसिस, मतलब आप नॉर्मल चीज़ें छोड़ दीजिए कि जॉइंट पेन है, मसल वीकनेस है, थकान है, थोड़े से चलने से सांस फूलना है, ये बहुत सामान्य सी पोस्ट कोविड सिम्टम्स रह गए हैं। अभी हम मेजर जो देखते हैं वो फेशियल पैरालिसिस है, ये बहुत मेजर आ रहा है। अभी ये होता है आपके जो आपके क्लॉटिंग्स हुए हैं कोरोना के कारण या स्टेरॉइड्स के हाई डोजेस के कारण,
तो उनके जो ब्लड थिनर चली है, अगर वो सही से वीन ऑफ नहीं हुआ है, ब्लड थिनर अगर सही डोज में नहीं दिया गया है, तो उनके जो ब्लड के क्लॉट्स हैं उसके कारण उनको पैरालिसिस, स्ट्रोक जैसे केसेस आ रहे हैं। तो ये बहुत कॉमन हम अभी सेकेंड वेव में देख रहे हैं। जी, फिजियोथेरेपिस्ट होने के नाते आप लोग इन मरीजों का कैसे इलाज करती हैं? क्या ट्रीटमेंट रहता है इन मरीजों के लिए? जी, अब हम मुद्दे पे आते हैं कि जब अब फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो WHO है और जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अभी फिजियोथेरेपिस्ट के रोल को बहुत क्रिटिकल, बहुत इम्पोर्टेंट माना है पूरे कोविड में, खासकर सेकेंड वेव में, क्योंकि हमारे कोविड का रिहैबिलिटेशन जो है, पुनर्वास जो है, वो कोविड खत्म होने के बाद नहीं शुरू हो रहा है। अब जो है पेशेंट, कई हमने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो 40-40 दिन आईसीयू में रहे हैं या 20-20 दिन वो वेंटिलेटर में रहे हैं। तो हमारा जो फिजियोथेरेपी का काम है वो आईसीयू से शुरू होता है, वार्ड में सेकेंड फेज रहता है, और घर आने के बाद या कोई अगर माइल्ड सिम्टम्स हैं और होम आइसोलेशन में हैं तो वहाँ पे भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपी शुरू होती है। तो जब हम आईसीयू की बात करते हैं तो क्योंकि पेशेंट के पास उनके रिलेटिव्स नहीं पहुंच सकते या इतने फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं हैं कि वो सब हर एक पेशेंट का रिहैबिलिटेशन कराएं, तो मैं यहाँ पे ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जितने लोग देख रहे हैं ये प्रोग्राम, वो अवेयर करें, जो लोग इवन वेंटिलेटर में हैं, उनके पास कोई वार्ड बॉय, नर्स या डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं पहुंच पाता है, तो वो खुद अपनी देखभाल कैसे करेंगे। उसमें सिंपल सा टिप है कि इतने दिन आईसीयू में रहने के बाद पेशेंट का वेट बहुत कम हो जाता है और मतलब वो अपने बिना किसी सहारे के, मतलब वो बेड से भी नहीं उठ पाते हैं, उनको सहारा लेना पड़ता है, इतनी ज़्यादा उनके मांसपेशियों में कमज़ोरी है। उसके लिए बस उनको ये करना है कि दिन में 2 से 3 बार बिना किसी नर्स, वार्ड बॉय, फिजियोथेरेपिस्ट के हेल्प के उनको जिस भी पोजीशन में वो लेटे हैं पेशेंट आईसीयू में, उनको अपनी सारी मसल्स टाइट करनी है, सारी मसल्स हर तरीके से टाइट करनी है, ढीला छोड़ना है, टाइट करना है, ढीला छोड़ना है, गर्दन, शोल्डर, हाथों के, कमर के और जांघों के, पैरों के जितनी मसल्स हैं, बस बिस्तर को जोर से दबाने जैसा उनको पार्ट में टाइट करना है और ढीला छोड़ना है, जिससे आपके मसल्स में जान बची रहेगी, सर्कुलेशंस बचे रहेंगे और जल्दी से वो जब आईसीयू या वार्ड से बाहर निकलेंगे तो एंटी ग्रेविटी खड़े हो सकते हैं। और जॉइंट पेन भी ऐसे पेशेंट्स में कम देखा गया है अगर वो जो फिजियोथेरेपी है आईसीयू से शुरू करते हैं। फिर हम आते हैं वार्ड, अगर कोई बहुत लंबे समय तक वार्ड में रहा है, उनके भी जॉइंट्स पेन आते हैं, तो उनको भी यही करना है कि जिस भी पोजीशन में वो लेटे हैं, दिन में कम से कम दो बार उनको सारे जॉइंट्स को जितना हो सके मूव करना है। अगर आपके शोल्डर में ये रेंज दिया है कि शोल्डर पूरा घूमता है और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, तो उनको बस लेटे लेटे शोल्डर को पूरा घुमाना है, एल्बो पूरा मोड़ना है, सीधा करना है। मतलब जितने भी जॉइंट्स हैं उस जॉइंट में जितने भी रेंज में मूवमेंट पॉसिबल है वो बस उनको वो मूवमेंट करना है, गर्दन हिलानी है, कमर हिलाना है, पाँव हिलाना है, इतने से भी वो अपने पोस्ट कोविड जॉइंट पेन से बचे रहेंगे। फिर हम आते हैं, ये हमने आईसीयू की बात की, वार्ड की बात की। अगर होम आइसोलेशन में है तो मैं बताना चाहूँगी कि आईसीयू से लेके पोस्ट कोविड पूरे ठीक होने तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपने सुना होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जिनके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे स्टेरॉइड का विड्रॉल अगर सही से नहीं हो रहा है तो ब्लैक फंगस है, उसके कारण मतलब शुगर हाई है तो आपको तरह तरह के फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो इस पूरे आईसीयू से पोस्ट कोविड तक हम फिजियोथेरेपी में ब्रीदिंग एक्सरसाइज सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज डे 1 से शुरू करना है। और हम इस पे ये बात करेंगे कि जो पेशेंट है सबसे पहले ये समझ जाए कि नॉर्मल ब्रीदिंग क्या होता है, क्योंकि दुनिया में 80% ऐसे लोग हैं, हम सबको लगता है कि हम नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहे हैं, पर हम सब गलत ब्रीदिंग करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगी कि नॉर्मल ब्रीदिंग क्या होता है। जी डॉक्टर नीतू, आप अपनी बात यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा, आप अपनी बात यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरुण, वो आपसे सवाल करना चाहते हैं। अरुण, सवाल कीजिए। जी,
जी जी मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था कि पिछले साल जब कोरोना आया था तो उस समय हमने टेस्ट कराए थे, लेकिन हमको एक बार भी कोरोना डिटेक्ट नहीं हुआ था। लेकिन अभी हमारी दोनों वैक्सीन भी लग चुकी है, लेकिन हमारा चेस्ट हमेशा भारी भारी सा महसूस होता है और सांस लेने में ऐसा लगता है कि गुब्बारा में पूरा फुलाया नहीं जा पा रहा। तो ऐसी फीलिंग आती है, तो इसमें क्या कोई एबनॉर्मलिटी है या नॉर्मल है? सर देखिए, अगर आपका टेस्ट निगेटिव आया है, दोनों डोज वैक्सीन लगवाने के बाद भी अगर आपको थोड़ा भी सिम्टम आता है और अगर आपका रिपोर्ट भी निगेटिव आया है, तो सिम्टोमेटिकली भी आपको मेडिकेशन शुरू करने पड़ेंगे और अपनी जांच बार बार कराते रहेंगे। तो आप किसी डॉक्टर से प्रॉपर प्रिस्क्राइब मेडिसिन लीजिए ऑन कॉल और मेडिकेशन शुरू कीजिए। और दूसरा मैं बताना चाहूँगी कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज से आपके सिम्टम्स काफ़ी कम हो सकते हैं। तो पहले तो आप प्रॉपर जांच कराइए, जांच में कुछ नहीं भी आता है तो अगर सिम्टम्स स्टे करते हैं तो आप मेडिकेशंस पे आइए और उसके साथ साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए। जी डॉक्टर नीतू, अब आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। ब्रीथिंग को लेकर आप कुछ बता रही थी कि नॉर्मल ब्रीथिंग लोग जो सोचते हैं वो 80% ऐसे लोग हैं जो कि ब्रीथिंग सही तरीके से नहीं ले रहे हैं। तो आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। जी मेडिकल साइंस में इसको पैराडॉक्स ब्रीदिंग करते हैं। जो दुनिया में 80% पॉपुलेशन जो गलती करती है वो ये है कि वो हम चेस्ट से सांस लेते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट फूलता है और ये गलत ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग में एक्चुअली हमारा पेट फूलना चाहिए, क्योंकि पेट ही फूल के जगह बनाता है लंग्स के लिए कि वो लंग्स अच्छे से उसमें ऑक्सीजन भरे और वापस हम सांस छोड़ें। तो उसके लिए राइट ब्रीदिंग ये है कि जितना आप सांस लेंगे उस वक्त जितना आपका चेस्ट बाहर आएगा उससे ज़्यादा आपका पेट बाहर आएगा। तो आज से हमको, अगर आपको कोविड नहीं है तो भी नॉर्मल ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कीजिए। चेस्ट से डबल 50% ज़्यादा आपका पेट फूलना चाहिए जब आप सांस लेते हैं। इसके बाद बहुत सारे ऐसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हमको लंग्स की कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम बढ़ाने, जिससे आपको डायरेक्टली तुरंत विद इन 5 मिनट्स SpO2 बढ़ता हुआ दिखेगा। अगर आपका SpO2 90 से कम है, मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिसमें 60 तक भी जो पेशेंट्स हैं वो 5 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके उनका 80 प्लस आ जाता है, 85 प्लस भी गया है। ऐसे पेशेंट्स हैं। तो आपको आप जिस भी स्टेज में हैं, आईसीयू या अपने वार्ड में या होम आइसोलेशन में, आपको 2 चीजें बेसिक समझनी है कि चेस्ट को बहुत फुलाने में पूरा ध्यान देना है जी, और उतना ही आपको एम्फेसाइज करना है कि आप चेस्ट पूरा खाली करें। तो इसके 2 एक्सरसाइजेज हैं। इसके बहुत वेरिएशन हैं पर हम बेसिक समझते हैं जी कि जब आप ब्रीदिंग करेंगे तो इसमें आपका पेट फूले पूरा और चेस्ट के हर एक कोने में हवा भरना चाहिए। तो हम ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल करेंगे जिसमें कंधा ज्यादा उचकाएंगे नहीं, इसमें पेट ज्यादा फूलेगा। दूसरा है आपका लंग्स साइड से भी फूलना चाहिए। तो आपकी जो चेस्ट वॉल है ये साइड से इस ऐसे फूलेंगे जब आप सांस लेंगे जी। और हम जो गलती करते हैं वो ये है, तो लंग्स के नीचे की तरफ हवा ही नहीं पहुंच पाती है। ये तो सांस लेने का तरीका हुआ। सांस छोड़ने में जो हमको करना है वो ये है कि जितनी देर हम सांस लेते हैं, सपोज हम 3 सेकेंड 5 सेकेंड अगर हमने सांस ली तो सांस छोड़ने में उससे डबल टाइम लगना चाहिए। तो उसमें ऐसा है कि आपने सांस लिया, सांस छोड़ने में आपको डबल समय लगना चाहिए। इसका रीजन ये है कि जब तक गुब्बारा जो है पूरा खाली नहीं होगा तो नया फ्रेश ऑक्सीजन वहां पे नहीं आ पाएगा। तो हमको ध्यान देना है कि पुराना बचा हुआ वेस्ट एयर वहां से जितना हो सके हम लंग से बाहर करें
तो हम जगह बना देंगे नए फ्रेश एयर को आने के लिए। तो ये बेसिक 2 एक्सरसाइज भी करेंगे तो आपके SpO2 में चेंजेस दिखेंगे। अगर कोई पेशेंट इतना भी कर लेता है तो उसके बाद हम ध्यान देंगे 3rd स्टेज में कि जब हमने सांस लिया तो जितना हो सके उसको होल्ड कीजिए। नॉर्मली अगर आप और मैं स्वस्थ हैं तो कम से कम 30 to 40 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं, और जिनकी प्रैक्टिस है वो जो योगा करते हैं वो 2 मिनट भी होल्ड कर लेते हैं। पर आप अभी सेकंड्स में ध्यान नहीं दीजिए, सिर्फ सांस लीजिए, उसको कुछ सेकंड होल्ड कीजिए और मुंह से धीरे 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 पूरा बाहर निकालिए। ये 3 भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपके SpO2 में चेंजेस दिखने लगेंगे। जी डॉक्टर नीतू, अब सवाल उन लोगों को लेकर मैं करूंगी, क्योंकि हमने मरीजों के बारे में जान लिया कि कैसे फिजियोथेरेपिस्ट के जरिए उन्हें ट्रीटमेंट दी जाती है, लेकिन इस वक्त में ज़्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं, तनाव की स्थिति है, हाथ पैर में सर्वाइकल उनको पेन है, हाथ पैर में दर्द है, सर्वाइकल का पेन है, बहुत सारी दिक्कतें, एसिडिटी की प्रॉब्लम, तमाम ये दिक्कतें जो आ रही हैं, इसको लेकर अब मैं आपसे सवाल करूंगी कि इस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए लोग कैसे घर में काम करें, क्या क्या वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, खाना वो क्या खाएं? देखिए, आप कोविड पेशेंट है या नहीं है, नहीं हुआ अभी तक, तो भी आपको प्रोटीन इंटेक में ध्यान देना है। जितना हो सके आप प्रोटीन लीजिए, कार्बोहाइड्रेट कम रखिए और प्रोटीन लीजिए। और दूसरा एक्टिविटी, जो लोग लॉकडाउन में घर के अंदर हैं उनके साथ बहुत मेजर जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वो ये है कि घर के अंदर उनके कोई एक्टिविटीज नहीं रह गए हैं, और समय इतना है तो वो अपना पूरा समय स्क्रीन को देते हैं, चाहे वो टीवी हो, लैपटॉप हो या मोबाइल हो। तो सबसे बड़ी अभी जो समस्या आ रही है वो आपके स्क्रीन टाइम के कारण आ रही है। जो हम अपने रोज पेशेंट्स देख रहे हैं उनमें सामान्य सी बात है कि पेशेंट 7 से 10 घंटा, मिनिमम 7 से 10 घंटा 24 घंटे में से वो स्क्रीन पे हैं, जी मोबाइल पे हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना स्क्रीन टाइम कम कीजिए है। और अगर स्क्रीन टाइम आपको करना ही, जैसे वर्क फ्रॉम होम है या आप आइसोलेशन में ही हैं, कोई और दूसरा काम नहीं है, रेस्ट कर रहे हैं, पोस्ट कोविड वीकनेस हैं, घर पे हैं, तो स्क्रीन टाइम कम कीजिए। और दूसरा, जितने समय भी आप अगर स्क्रीन में देख भी रहे हैं तो अपने पोस्चर का ध्यान रखेंगे। एक वहाँ पे अपने घर में वर्क स्टेशन डेवलप कीजिए। वर्क स्टेशन मतलब हम बिस्तर पे भी लैपटॉप में काम कर लेते हैं, सोफा में पैर चढ़ा के लैपटॉप में काम कर लेते हैं या मोबाइल में लगे हैं। ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की तरफ जा रहे हैं। हमको सर्वाइकल पेन, शोल्डर पेन, बैक एक, ऐसे बहुत इश्यूज आ रहे हैं सिर्फ लॉकडाउन में घर के अंदर रहने के कारण। तो उसके लिए बस ये करना है, अपने मसल्स को वार्म अप कीजिए, कम से कम 20 मिनट घर के अंदर वॉक कीजिए, प्राणायाम कीजिए और अपने हर एक मसल्स को मतलब सेडेंट्री नहीं होने दीजिए, उसके अंदर सर्कुलेशन बनाए रखिए। तो कोई भी टाइप की एक्टिविटी जिसमें आपका थोड़ा थोड़ा सांस फूले और मसल्स वार्म अप हो, बहुत वेट लिफ्टिंग की जरूरत नहीं है जी। तो 20 मिनट्स आप कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं। और अगर मैंने स्क्रीन टाइम की बात की है तो मैं बोलना चाहूंगी कि वर्क स्टेशन बनाइए, बेड पे या सोफा में आप घंटों काम नहीं कीजिए। टेबल रखिए जिसकी हाइट कम से कम आपके चेस्ट के लोअर रिब्स तक जाए, जिसकी हाइट अच्छी हो, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत लो भी नहीं। और चेयर प्रॉपर रखिए, चेयर की हाइट बहुत नीचे नहीं होनी चाहिए या बहुत ऊंची नहीं होनी चाहिए कि आपको झुक के लैपटॉप में काम करना पड़े। तो एक ऑप्टिमल हाइट की एक टेबल रखिए। बच्चों को भी आप सिखा सकते हैं कि जब भी उनको पढ़ना है या मोबाइल देखना है, इवन गेम खेलना है, तो वो टेबल पे बैठे और दोनों हैंड रेस्ट जो है पीछे की तरफ रेस्ट हो जाए। उनको झुक के मोबाइल में गेम खेलने, क्लास करने या लैपटॉप पे काम करने की जरूरत नहीं है। वो पूरा स्ट्रेट बैठे, कंधे नहीं उचकाएं जी, गर्दन पीछे की तरफ रखें, गर्दन को आगे की तरफ, स्क्रीन की तरफ नहीं लेके जाएं। आप पोस्चर अपना सीधा रखें, हैंड रेस्ट रखें, बैक में रेस्ट रखें और मोबाइल या स्क्रीन की हाइट बढ़ा लें ताकि आप स्क्रीन अपने सामने देख पाए, ना कि स्क्रीन को देखने के लिए आपको झुकना पड़े जी। तो आप अपने सराउंडिंग को मॉडिफाई कीजिए, ना कि अपने पोस्चर को मॉडिफाई कीजिए। तो इससे आप बैक पेन और नेक पेन से बचे रहेंगे। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, चंद्रकांत, अपना सवाल कीजिए डॉक्टर से।
मेरे एक एक्सीडेंट में मेरे हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, मेरी बोन जो थी वो डिसलोकेट हो गई थी। उसके बाद मेरी बोन जो अभी तक वो मतलब अलाइनमेंट में नहीं आई है अभी तक। उसमें पेन होता है मैम रात में या ठंड जब होती है। अच्छा सर, बोन अगर एकदम डिसलोकेट हुई होगी तो ज़रूर से अभी तक वो वापस आ गई होगी, बट उस समय जो मसल खींचा होगा उसका सही से रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ होगा। तो ये बहुत वेग क्वेश्चन है, मतलब मैंने आपका कोई एक्सरे या पुरानी कोई हिस्ट्री नहीं देखी और किस जगह में है, मसल कितने इफेक्टेड है मुझे नहीं पता। अगर ये बहुत पुराना है तो बहुत टाइम तक मसल जब खींचे रहती है तो खींचे खींचे रहने के कारण वो वीक भी हो जाती है, जिसके कारण भी पेन होता है। और हो सकता है वहाँ पे कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिट हो, मसल में प्रोटीन चाहिए, डी आपका विटामिन डी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। नर्व्स को B12 चाहिए, इनमें से किसी की डेफिशिएंसी भी हो सकती है जिसके कारण आपको मौसम बदलते ही पेन हो रहा है। तो ये आधी हिस्ट्री के बेस पे मैं आपको बहुत एडवाइस नहीं कर सकती। आप आपके न्यूरिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट को देखिए और उनको आप कंसल्ट कीजिए। फिर भी मैं ये बोलूँगी कि उस एरिया, उस जो जॉइंट डिसलोकेट हुआ था उसके चारों तरफ पेन आपको कहीं पे भी हो, उसके चारों तरफ के मसल को पूरा रिलैक्स कीजिए और जब वो पूरा रिलैक्स हो जाए तो उसकी स्ट्रेंथनिंग कीजिए और आप कंप्लीट रिकवर कर सकते हैं। डॉक्टर नीतू, आपने कहा कि गैजेट से अपनी दोस्ती कम करनी होगी अगर अच्छी लाइफ जीनी है तो, लेकिन जब हम ऐसे सवाल करते हैं तो ज़्यादातर लोग फिर हमसे सवाल करते हैं कि आप डॉक्टर से जवाब भी तो पूछिए कि ये हम करें कैसे। तो कोई आपके पास जवाब है क्या इसका? किस चीज का जवाब पूछ रहे हैं? कि पूरे दिन अगर आप घर में हैं तो कैसे 7-8 घंटे तक आप अपने फोन को, अपने लैपटॉप को अपने से दूर रखें, इसका कोई जवाब आपके पास हो? जी, एज अ काउंसलर मैं इसका जवाब दे सकती हूँ मैम। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट तो मैंने बोल दिया है कि कम से कम 20 मिनट, जहां आप 10 घंटे का स्क्रीन टाइम है तो 20 मिनट तो आप अपने शरीर के लिए निकाल ही सकते हैं, जो बहुत कम है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपसे डिमांड कर रही हूँ। पर अब अगर एज अ काउंसलर बोले तो इस लॉकडाउन को, ये जो घर में आपका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, इसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मान सकते हैं अलग अलग फील्ड में अपने आप को इम्प्रूव करने का। आप घर के अंदर अपना बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं, या कोई मस्कुलर पेन या जॉइंट पेन है उसको ठीक कर सकते हैं। तो आप अपने अलग अलग एरिया में अपने इम्प्रूवमेंट का टारगेट कीजिए जिसमें आपका हेल्थ भी हो। आप अपना हेल्थ घर के अंदर बिना किसी के हेल्प के या वीडियो कंसल्टेंसी या यूट्यूब देख के कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ये पहला टिप है जिससे आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी। जैसे जैसे आप अपने हेल्थ पे काम करेंगे आपको बहुत पॉजिटिविटी भी आएगी। दूसरा है, क्योंकि सब जगह बहुत निगेटिव न्यूज़ है, हमने अपने आसपास बहुत लोगों को खोया है, फैमिली मेंबर्स को खोया है, तो सबसे सेकंड जो है वो मेंटल हेल्थ है। मेंटल हेल्थ आप फेसबुक और इंस्टा में नहीं ढूंढिए, या रोज अपना कोई टिकटॉक वीडियो बना के डालने से आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। जी, जब तक आप घर में बैठे बैठे या तो किसी की हेल्प नहीं करेंगे आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। किसी और को आप खुश नहीं कर रहे हैं, किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि हम अंदर घर के अंदर हैं तो हमारे भी लिमिटेशंस हैं। लेकिन आप अपने मेंटल हेल्थ पे काम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन बोलना आसान है लेकिन करना मुश्किल है, पर आप शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत है। जी, फेसबुक और इंस्टा का टाइम कम कीजिए, थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, और जरूर से फोन अगर आप देख रहे हैं जी तो मोटिवेशनल स्पीचेस देखिए, यूट्यूब में मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, और बुक आपके साथ है। और सबसे पहली बात, आज हम अगर 15 घंटे अपने फैमिली के साथ है, बाकी समय अगर सो रहे हैं और 15 घंटे हम अगर जगे भी हैं तो भी हम अपने फैमिली के साथ नहीं हैं, क्योंकि जब आपका फैमिली मेंबर, आपके बच्चे या स्पाउस या मदर फादर आपके साथ है तो भी हम पूरे टाइम मोबाइल पे रहते हैं। बिल्कुल, इन आदतों को छोड़ना होगा और आपका जवाब बहुत लोगों की मदद कर सकता है डॉक्टर नीतू। बहुत ही माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि समय की कमी है थोड़ी। बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बातचीत करने के लिए। जी जी।
तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।